Good morning, students. In chapter 6, staffing, next topic after internal source of recruitment. Now, topic is external sources of recruitment. Internal sources of recruitment में आपने पढ़ा था ट्रांसफ़र, प्रमोशन, उनके मेरिट्स, डीमेरिट्स. अब एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है. एक्सटर्नल सोर्सेज मीन्स आप बाहर से एम्प्लॉयज़ ढूंढ रहे हैं अपनी वैकेंट पोस्ट को फिल करने के लिए. तो सोर्सेज जो है एक्सटर्नल वो बहुत सारे हैं. इंटरनल मेनली 2 ही थे, ट्रांसफ़र से या प्रमोशन से हम अपनी वैकेंट पोस्ट को फिल करते. बट एक्सटर्नल सोर्सेज आर डिफरेंट. फर्स्ट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. स्टूडेंट्स, केस स्टडी टाइप क्वेश्चन अगर आता है बोर्ड एग्ज़ाम्स में तो आपको केस स्टडी पढ़कर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यहाँ पर केस स्टडी में डिस्कस हो रहा है. तो जब तक आप सारे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं करेंगे कि कौन कौन से एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, कौन कौन से इंटरनल सोर्सेज हैं, तब तक आप उस केस स्टडी का सही आंसर नहीं दे पाएंगे. तो आपको जितने इसमें हम बताएंगे डिफरेंट एक्सटर्नल सोर्सेज सब आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए, तभी आप केस स्टडीज़ पढ़कर पता लगा पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इस केस स्टडी में कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट डिस्कस हो रहा है. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो एक्सटर्नल सोर्स हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. अब केस स्टडी में हम कैसे पहचानेंगे कि आंसर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गेट के बाहर नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लिख देती है और उसमें सारी डिटेल्स स्पेसिफाई कर देती है कि किस पोस्ट के लिए जॉब अवेलेबल है, कब उसके लिए इंटरव्यू वगैरह होंगे, है ना. और जो भी जॉब सीकर्स हैं वो आते जाते अपना उस नोटिस बोर्ड पे जो नोटिस लिखा है वो पढ़ लेते हैं और वो उस पर्टिकुलर डेट पे टाइम पे वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और ऑन द स्पॉट ही उनका सिलेक्शन हो जाता है. तो ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है ये कब प्रैक्टिस होता है, जब हमें जो हमारी वैकेंसी है वो किस तरह के जॉब्स की है, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब्स की. और जो वर्कर्स हमें चाहिए वो कैसे चाहिए, जैसे डेली वेज बेसिस पर हम लेते हैं तो इन्हें हम कैजुअल वर्कर्स बोलते हैं. ये हमारे डेली वेज बेसिस पे होते हैं, जिसे हम दिहाड़ी मजदूर वगैरह हम जो रखते हैं तो उसके लिए हम इस तरह से अपनी जो वैकेंट पोस्ट है उसको फिल करते हैं. मींस डेली वेज बेसिस पे, मतलब हम डेली उनको पेमेंट करते हैं, डेली हम उनसे काम करवाते हैं. और इस तरह से हम, जैसे ऐसा कब होता है, जैसे मान लीजिए जो हमारा परमानेंट वर्कर है वो काफ़ी टाइम से छुट्टी पे चल रहा है तो हमने उसको रिप्लेस करा है, अपना एक टेम्परेरी वर्कर रखा है, तो भी हम इस तरह की वैकेंट पोस्ट है और इस तरह से हम उसको फिल कर लेते हैं. तो तब हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये वाला जो सोर्स है ये यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर जो हमारे जॉब्स हैं वो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड होती हैं और इसमें जो पेमेंट है वो डेली वेज बेसिस पर होती है. और ये इसमें जो वर्कर्स हम अपॉइंट कर रहे हैं उन्हें हम कैजुअल वर्कर्स कह रहे हैं और इस सोर्स को हम क्या कह रहे हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. तो इसको पढ़कर आपको क्या समझ में आया, केस स्टडी में आप क्या की पॉइंट्स ढूंढेंगे. पहली बात कि जो आपका नोटिस बोर्ड है उस पर आपने नोटिस लिख दिया है ना कि हमारे यहाँ वर्कर की रिक्वायरमेंट है और जिसको भी यहाँ पर इस काम, जो भी ये काम कर सकता है वो हमें इस डेट पे इस टाइम पे आके मिले. सेकंड, यहाँ पर सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड जॉब्स के लिए है ये वैकेंसी. थर्ड, हम इसमें डेली वेज बेसिस पर पेमेंट कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर. लेबर कॉन्ट्रैक्टर ये नेक्स्ट सोर्स है रिक्रूटमेंट की. इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स वर्क कर रहे हैं और उसमें जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑलरेडी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं
वो क्या करते हैं, हम उनसे बात करते हैं, मान लीजिए जैसे कोई लीडर होता है उनका, तो हम इस तरह से उनसे लेबर कॉन्ट्रैक्टर से, जिसे हम ठेकेदार बोलते हैं, उनसे बात करते हैं। तो वो हमें क्या करते हैं, और वर्कर्स ला कर देते हैं। मान लीजिए उनके गांव के हैं और या उनका पूरा सर्कल है, उनकी जान पहचान है, तो वो कहते हैं कि आपको मान लीजिए 8-10 वर्कर चाहिए तो मैं ला दूँगा। तो इस तरह से वो एक तरह से लेबर कॉन्ट्रैक्टर का वर्क करते हैं। वो ऑलरेडी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं और वो अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या जो भी उनके कॉलोनी के या जो भी हैं, तो उनको वो ले आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जॉब दिलवा देते हैं। इस तरह की सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक डिसएडवांटेज है कि अगर मान लीजिए लेबर कॉन्ट्रैक्टर से डिस्प्यूट हो गई कोई मैनेजर की, और वो कहता है कि मैं जॉब छोड़ के जा रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा है जॉब, तो उसके लाए हुए जितने बंदे होते हैं वो सारे भी जॉब छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये इसकी डिसएडवांटेज है। थर्ड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स, दिस इज द थर्ड सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इसमें ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, जैसे मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑफिस है वहाँ पर एप्लीकेशंस आती रहती हैं, बायोडाटा आते रहते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए हमारा स्कूल है, हमारे स्कूल में कई बायोडाटा आ गए कि कईयों को जैसे एज अ टीचर वहाँ जॉब करनी है, तो हाँ वो आते हैं कि हमारा ये बायोडाटा है और हमें जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो हम कहते हैं भाई अभी तो वैकेंसी है नहीं, जब वैकेंसी होगी हम आपको कॉल कर देंगे, और हम उनका बायोडाटा एप्लीकेशन अपने पास लेके रख लेते हैं। अब जब भी हमारे यहाँ से कोई टीचर मान लीजिए छोड़ के जाता है, तो हम क्या करते हैं, उन बायोडाटा, उन एप्लीकेशंस को जो हमने इकट्ठे करके रख रखी हैं, जो आती रहती हैं, तो उनको हम शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। उनमें हम देख लेते हैं कि हमें किस कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है इसमें से, और हम उन्हें कॉल करके इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। तो इस तरह से इस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को हमने क्या नाम दिया, कैजुअल कॉलर्स। तो इसका क्या बेनिफिट हुआ कि हमारी जो कॉस्ट थी वो कम आई, है ना। हमने कहीं ऐड वगैरह देते तो उसमें खर्चा होता, तो वो खर्चा यहाँ नहीं आया, तो हमारे कॉस्ट रिड्यूस हो गई, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एप्लीकेशंस बायोडाटा रखे थे, हमने बस एक कॉल किया और हमारे पास आ गए कैंडिडेट्स। नेक्स्ट सोर्स है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है ये गवर्नमेंट का है सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, और ये अनस्किल्ड और स्किल्ड जॉब्स के लिए है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या करता है, जैसे मान लीजिए हमें जॉब चाहिए, हम जॉब सीकर्स हैं, तो हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में चले जाएंगे, अपना बायोडाटा वहाँ पर जाकर दे रखाएंगे। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास कंपनीज से भी कांटेक्ट रहता है। कंपनीज वहाँ पे कॉल करके कहती हैं कि हमारे यहाँ वैकेंसी है और हमें इस पोस्ट के लिए एक इतना क्वालिफाइड पर्सन चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या करता है, जो बायोडाटा उसके पास रखे होते हैं उनमें से देखता है और उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ पर फिट बैठता है वो उनको उनका नंबर दे देता है कि आप इनसे बात कर लीजिए। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तरह से क्या हो गए, मीडिएटर्स हो गए। ये हेल्प करते हैं मैच करने में पर्सनल डिमांड एंड सप्लाई बाय सर्विंग एज ए लिंक बिटवीन जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयर्स। तो ये जो रिकॉर्ड करते हैं, अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं, वो अप टू डेट इतना नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, तो काफ़ी कैंडिडेट्स इसमें सूटेबल नहीं मिल पाते, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविज़न। ये आप सब जानते हैं, टेलीविज़न्स वगैरह पे ऐड आते रहते हैं, नीचे लिखा हुआ आता रहता है कि इस स्कूल में या इस ऑर्गेनाइजेशन में इस पोस्ट पर एक कैंडिडेट रिक्वायर्ड है, ये क्वालिफ़िकेशन चाहिए, ये एक्सपीरियंस चाहिए। तो इस तरह से हम टेलीविज़न्स पे ऐड दे के भी क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं, जॉब सीकर्स आएँ, अप्लाई करें। इसके अलावा आजकल ये भी बहुत चल रहा है वेब पब्लिशिंग, इंटरनेट वगैरह पे साइट्स वगैरह इस तरह की हैं, जैसे www.naukri.com। तो यहाँ पर भी कैंडिडेट्स ऐड वगैरह पढ़कर और अप्लाई करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर भी अपना जो भी वैकेंसी है वो यहाँ डाल देते हैं। इसके अलावा न्यूज़पेपर्स में ऐड आते हैं, वो भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। अगर हमें जॉब चाहिए, मतलब यहाँ वैकेंसी है, तो हम ऐड दे देते हैं
न्यूज़पेपर्स में और उसको पढ़कर भी काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं। रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़, अगर मान लीजिए हमारे यहाँ का कोई एम्प्लॉई है और हम उसको कहते हैं या उसे पता चल जाता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है, तो वो अपने फ्रेंड को या रिलेटिव को बता देता है जिसको जॉब चाहिए कि हमारे यहाँ वैकेंसी है और तुम अप्लाई कर दो। और वो ऑर्गेनाइजेशन में अपने मैनेजर वगैरह से भी बात कर लेता है कि ये मेरा है जान पहचान वाला और ये अच्छा है। तो इस तरह से भी रख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी जब होती है, तो इन्हें बोलते हैं रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। जैसे अभी हमने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पढ़े थे, वो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। इनके जो डाटा होते हैं वो अप टू डेट होते हैं। वो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके डाटा अप टू डेट नहीं थे और ये भी फ़ीस लेते हैं। और मिडल लेवल और टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स वगैरह के अगर प्लेसमेंट हो तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर टाइम टू टाइम पता करती रहती हैं, जो भी अच्छे बायोडाटा होते हैं वो उनको दे देते हैं। तो जॉब सीकर्स यहाँ पर अपने बायोडाटा रखते हैं जिन्हें मिडिल लेवल या टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स वगैरह की जॉब्स चाहिए होती हैं। और इसके बाद आता है कैंपस रिक्रूटमेंट। आजकल आप लोग सुनते हैं, देखते हैं कि जैसे कॉलेजेस वगैरह में, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में 100% प्लेसमेंट इस तरह से लिखा हुआ होता है। जैसे आपने MBA करी या MTech करी तो कंपनीज आ जाती हैं, वहीं पर आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, GD बोलते हैं जिसे, इंटरव्यू होता है और वहीं से अच्छे कैंडिडेट्स को वो चुन के ले जाती हैं और वहीं पे उन्हें, मतलब लास्ट ईयर अभी चल रहा होता है उनका, और वो क्या करते हैं, उनकी जॉब वहीं पे लग जाती है। अभी आपने एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट समझे। अब आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। जिसको आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा। These are run by the government as a source of recruitment for skilled and unskilled operative jobs. What is being referred here?